मितुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत आनंद हुआ आपसे बात करते हुए आज, और भोपाल में आकर और मन प्रफुल्लित हुआ है। आप उस व्यक्तित्व की सुपुत्री हैं जिसने देश में एक ऐसी अलख जगाई जिसकी गीतों को सुनकर हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, एक जोश हमारे मन में पैदा हो जाता है और देश के लिए कुछ कर गुजरने की ताकत हमारे भीतर आ जाती है। तो ऐसे व्यक्तित्व की सुपुत्री होने के नाते क्या महसूस करती हैं? एक तो बहुत गर्व की बात है मेरे लिए कि मेरे पिता ने एक ऐसी अलख जगाई जो आज तक लोगों के मन में बसी हुई है, और जनरेशन के बाद में एक एक जनरेशन बदलती गई, पीढ़ियां बदलती गई, लेकिन प्रदीप जी के, मेरे पिता के जो गीत हैं वो आज उतने ही सार्थक हैं जो उन्होंने आज से 50-60 वर्षों पहले लिखे थे, और उतना ही लोगों में जोश आज भी भरते हैं। आपने जब होश संभाला तो क्या पाया पंडित जी को, किस रूप में आपने देखा और उनको लेकर पूरे देश में क्या माहौल था? मैंने जब होश संभाला, मतलब ये समझिए कि मैं बहुत बच्ची छोटी थी, तब से मुझे लगता था कि ये मेरे पिता क्यों इतने ख़ास हैं। वो तो बच्चों को समझ में नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं बड़ी होती गई और मुझे पता चलने लगा कि बापू के गीत रेडियो पे बहुत पॉपुलर होते हैं, लोकप्रिय होते हैं, लोग सुनते हैं, लोग मुझसे पूछते हैं, तब पता चलने लगा कि नहीं, मेरे पिता एक बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों से अलग हैं। और जब ए मेरे वतन के लोगों का जो लोकप्रियता हासिल की और वो धीरे धीरे बढ़ती गई, तब एक मन में एहसास हुआ कि मैं एक कितनी एक फॉर्चुनेट, या मैं ये कहिए भाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि मैंने कभी प्रदीप की बेटी के रूप में जन्म लिया और उनके साथ में रहने का मौका मिला। तो उसको लेकर जब ये गीत जगह जगह बजते थे और वो गुलामी का दौर था, तो उस समय क्या स्थिति थी और कितना लोगों में जोश पैदा किया इन गीतों ने? गुलामी का दौर तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा जन्म तो बहुत बाद में हुआ है। जी जी। और बहुत सारे वर्षों पहले की बात है, जब मेरे जन्म की पहले की, कि वो गुलामी के दौर में, लेकिन जो मैं बातें सुनती थी या मेरे पिता हमसे बात करते थे, मेरी माँ बताती थी कि प्रदीप जी के गीत लोगों में इतना जोश भरते थे कि लोग खड़े होके चौराहे पे कहाँ पर ऐसे ये गाने गाते थे, दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। वो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, चौराहे पे गाने लोगों ने गाए। चल चल रे नौजवान लोगों ने अपने मन में बसाकर उसको वानर सेना में सबेरे गाया। तो ये एक अलग सा एक जोश भरने वाला ये कवि थे वो। अच्छा, उसके बाद जब परिवार की बात आती है तो परिवार के प्रति उनका दायित्व क्या होता था और वो किस प्रकार से परिवार के प्रति भी समर्पित थे? परिवार के प्रति तो समर्पित थे ही, लेकिन हमारा परिवार जैसे लोगों के नॉर्मली होते हैं कि जैसे छुट्टियां हो गई और माता पिता के साथ बच्चे घूमने के लिए गए या सिनेमा देखने के लिए गए या ड्रामा देखने, ऐसा हमारा नहीं था। हमारे माता पिता एक ऐसे समर्पित थे हमारे बच्चों के प्रति, लेकिन ये भी नहीं था कि बच्चों ने भी उनको कहा कि चलिए घूमने चलते हैं, चलिए सिनेमा दिखाइए। ये नहीं, हमको भी पता था कि नहीं, हमारे घर में वैसा माहौल नहीं है। कोई पार्टियां नहीं, कोई फिल्मी पार्टियों में जाने का कोई कभी भी मौका नहीं हुआ, और गए भी नहीं, और हमने भी जिद नहीं की। अच्छा, जब सिने जगत से कोई व्यक्ति जुड़ा होता है तो उसकी एक अलग ही पहचान हो जाती है, एक सेलिब्रिटी की पहचान उसे मिल जाती है। तो आप के परिवार में किस प्रकार से एक सिने माहौल भी आपको कभी ऐसा महसूस हुआ होगा कि लोग बड़े-बड़े कलाकारों का आना-जाना ये सब भी होता होगा, तो उसके बारे में कुछ बताएँ? ये तो है कि बड़े कलाकार जैसे ये आशा दीदी हैं, लता दीदी हैं, मोहम्मद रफ़ी जी थे, महेंद्र कपूर जी थे, मन्ना डे जी थे, या बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स आप ले लीजिए, सी रामचंद्र से लेकर के ओ पी नैयर जी, और कई कई ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर्स जिन्होंने पिताजी के साथ काम किया। अब ये था कि प्रदीप जी कभी भी कोई प्रोड्यूसर के वहाँ या म्यूज़िक डायरेक्टर के वहाँ जा कर के बैठते नहीं थे। उनकी जितनी भी गानों की रिकॉर्डिंग के पहले रिहर्सल्स होती थी वो अपने घर पे होती थी। तो हमेशा बड़े कलाकार, गायक, म्यूज़िक डायरेक्टर्स वो अपने घर पे बैठ के अपने वहाँ पर ये रिहर्सल करते थे। तो ये हमारे घर की एक भाग्य कहिए, हमारा भाग्य कहिए कि हम लोगों ने सबको सुना और सबसे नज़दीक से उनको देखने का मौका मिला। और फिल्मी दुनिया का
कभी भी कोई आडंबर हमारे घर में नहीं आया। तो ये एक बड़ी बात है कि इतने नज़दीक होते हुए भी कोई फिल्मी जैसे माहौल होता है ऐसा हमारे घर में नहीं रहा। मतलब कहने का कि जो ग्लैमर होता है बॉलीवुड में उस तरह का माहौल आपको देखने को नहीं मिला और वो इसके पक्षधर भी नहीं थे। हाँ, प्रदीप जी इसके बिल्कुल पक्षधर नहीं थे और हमने भी ऐसा कभी देखा भी नहीं, क्योंकि हम लोगों ने कभी फिल्मी दुनिया को इस प्रकार से ग्लैमर से नहीं देखा। व्यक्ति एक कार्य करता है और उसको उनका जो कार्य है, तो उनका जो काम था वो लिखने का और म्यूज़िक बनाने का और गाने का था। तो कभी महसूस ही नहीं हुआ कि हमको भी उस ग्लैमर के प्रति हमको अट्रैक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अच्छा, पंडित प्रदीप के जब भी हम गीत सुनते हैं तो उनकी जो आवाज़ का जादू था वो कुछ अलग हटके था और ऐसी आवाज़ मेरे ख्याल से आज तक किसी को सुनने को नहीं मिली। आपने खुद क्या अनुभव किया? मैं आज भी बोलती हूँ कि कभी भी अगर कोई सही में सुनना है उनका गीत, तो किसी और की आवाज़ में नहीं, प्रदीप जी की आवाज़ में सुने, तभी पता चलेगा कि उसका दर्द क्या है उस शब्दों का, या उस शब्दों का महत्व क्या है। वो उनकी आवाज़ में सुनेंगे तो उसका असर अलग है। चाहे वो टूट गई हो माला हो या फिर कितना बदल गया इंसान हो या फिर आज के इस इंसान को क्या हो गया, ये सब ऐसे गीत हैं जो समाज की सच्चाई को बयां करते हैं। तो एक पहलू तो उनका ये भी था, लेकिन दूसरी ओर हम अगर उन गीतों का जिक्र करें जो पैगाम फिल्म का गीत है, जवानी में अकेलेपन से हटके हम कहाँ जाएं, स्कूल मास्टर का गीत है ओ दिलदार बोले एक बार, तो इन गीतों में आप क्या परिवर्तन देखती हैं कि क्या सोचा होगा उन्होंने और क्या अपना एक ट्रैक जो उनका बना हुआ था उससे कुछ हटके वो लिखने लगे? प्रदीप जी कभी कभी कहते थे, जब कोई उनके दोस्त आते थे या एक पारिवारिक हमारा जब साथ में बैठने का एक मौका मिलता था, तो कहते थे कि मैं पहले रोमांटिक कविताएं लिखा करता था क्योंकि मेरी उम्र ऐसी थी, ऐसा वो खुद बोलते थे। लेकिन बाद में उन्होंने ट्रैक में उनकी जो संजीदगी आती गई या उनका मन में जो देश के लिए और वो आता गया, तो वो उनका चेंज होता गया। लेकिन वो जो लाइट गाने, हल्के फुल्के गाने या प्रेम के रोमांटिक गाने, वो भी उनके मन में तो बसे हुए थे। लेकिन जब उन्होंने लिखा कि जवानी में अकेलेपन की घड़ियां हमको ना भाएं, तो कितना एक ऊंची तरीके का प्रेम है। और ओ दिलदार बोलो एक बार, वो भी एक नटखट सा एक गाना है, लेकिन शब्द और शब्दावली बड़ी ऊंची है। तो वो उनका जो मन में जो युवक था वो ये लिखता था। अच्छा। तो आप मितुल जी, आप अपनी तरफ से आप क्या कर रही हैं? पंडित प्रदीप ने जो बहुत सारा रचा है वो जन जन तक पहुँचे, उसके लिए आप अपनी तरफ से कुछ प्रयास कर रही हैं या कुछ ऐसा कदम उठा रही हैं? हम कोशिश तो करते हैं और हर साल कोई ना कोई ऐसे कार्यक्रम करते हैं, हम बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं कार्यक्रमों में। और कवि प्रदीप जी का जो साहित्य है वो हम हमारे जो म्यूनिसिपल स्कूल के बच्चे हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी स्कूल में नहीं पढ़ते, लेकिन जो सही में अपना भविष्य है, ऐसे म्यूनिसिपल स्कूल के बच्चों को लेकर के हम साहित्य के कार्यक्रम करते हैं और उनको समझाते हैं कि प्रदीप जी ने क्या लिखा, क्यों लिखा। फिर उसके ऊपर उनसे हम लोग भाषण करवाते हैं, उनसे हम लोग एसेस लिखवाते हैं, उनको कहते हैं कि आप अभी एक गाना सुना, उसके ऊपर से आप एक अपनी कविता रचिए। तो ऐसे करके हम कवि प्रदीप जी का एक मुंबई में हम कार्यक्रम हमेशा रखते हैं। और खैर बहुत बड़ा है अपना देश, तो कहाँ कहाँ पहुँचे, लेकिन जैसे अभी भोपाल में है तो आप लोगों ने एक कार्यक्रम रखा भोपाल ने, तो वैसे ही हम चाहते हैं कि अलग अलग जगह पे ऐसे कार्यक्रम हो, तो जहाँ पर हम भी शिरकत कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से और उसमें इनपुट्स दे सकते हैं। अच्छा, प्रदीप जी को कई सम्मानों और पुरस्कारों से विभूषित किया गया समय समय पर। दादा साहब फाल्के कुछ लेट मिला, आप ऐसा कुछ आपको लगता है? खैर हम घर वाले तो यही समझेंगे कि और जल्दी मिलना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि हर समय समय पे अपना काम होता है। तो प्रदीप जी भी वही मानते थे। और आपको नहीं मालूम कि वो तो अवार्ड्स के पक्षधर नहीं थे। अच्छा। वो तो हमेशा मना करते थे, लेकिन ये जो दादा साहब फाल्के हैं या उससे पहले के कुछ है जो हमने उनको फोर्स किया कि नहीं, अब आप मना मत करिए। लोगों को लगता है कि आप जानबूझ के अकड़ के नहीं मना करते हैं, ऐसा मत करिए। तब उन्होंने जाके माना, नहीं तो वो तो पक्षधर नहीं थे कि कोई अवार्ड उनको मिले।
अच्छा, उज्जैन का बड़नगर आज भी गौरवान्वित है पंडित प्रदीप जैसी शख्सियत को अपने नाम से जोड़कर। आपको क्या लगता है कि आज उज्जैन नगरी जो कि अब सिंहस्थ होने वाला है बहुत ही जल्दी, कितनी गौरवान्वित है और पंडित प्रदीप के नाम से किस प्रकार से लोग खुद गौरवान्वित होते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि उज्जैन है, बड़नगर है, वहाँ के लोग हमेशा प्रदीप जी को बहुत ज़्यादा मान देते हैं, सम्मान देते हैं और खुद गौरव महसूस करते हैं कि कवि प्रदीप जी उनकी वहाँ के, उनके मालवा के हैं, उनके वहाँ पैदा हुए, मतलब उनके वहाँ जन्म हुआ था उनका। लोग तो बहुत प्यार करते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। तो लोगों से इस बातचीत के माध्यम से क्या कहना चाहती हैं कि पंडित प्रदीप जैसे रचनाकारों की अहमियत को किस प्रकार वे समझें और किस प्रकार से उन्हें सम्मान दें? उनको सम्मान तो तब मिलेगा कि जब उनकी जो लिखी हुई छोटी छोटी बातें हैं जिस पे लोग समझे और सोचें। जैसे अगर कोई ये सोचेगा कि जैसे उनका ये गाना है, आज के इस इंसान को ये क्या हो गया, तो हम कोशिश करें कि हम लोग सब इंसान का इंसान से वो भाईचारा जो गाना है उस हिसाब से रहें, और ना कि हम देखते रहे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान, ऐसा ना हो कि इंसान ना बदलें। और ये अगर छोटी छोटी चीज़ें समझ के कवि प्रदीप जी के संदेश को अगर लोग समझें तो मुझे लगता है कि समाज और अच्छा रहेगा। तो चलते चलते आप सुनने वालों को क्या सुनाना चाहती हैं? मुझे लगता है एक ये है कि बापू ने लिखा था वही है। बिल्कुल। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छे से रहिए, प्रेम से रहिए और समाज को और देश को आगे बढ़ाइए। हमसे बातचीत करने के लिए मितुल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया।